Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के 7th चैप्टर द एडवेंचर, जिसे जयंत नर्लिकर जी ने लिखा है, उसे करने जा रहे हैं। ये लेसन थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें रियलिटी में हो रही हैं, कुछ पैरेलल वर्ल्ड में हो रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेमोरी में हो रही हैं। लेकिन साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर उसे पहले ही क्लियर कर लिया जाए तो ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान लगेगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन चीज़ों को आपको पहले क्लियर कर दूं ताकि ये लेसन आपको आसान और मज़ेदार लगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं। पहले हैं प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं और जब भी समय मिलता है हिस्ट्री की घटनाओं के फैक्ट्स पर रिसर्च भी किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री पर 5 वॉल्यूम की बुक भी लिखी थी। ये सब चीज़ें इस कहानी से बहुत गहरा संबंध रखती हैं और इन्हें क्लियर करना लेसन के शुरू में ही बहुत ज़रूरी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे इस स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर हैं, जो काफ़ी विद्वान हैं और प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे जी के मित्र हैं और ये पुणे में रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो दोनों एक दूसरे से चर्चा करते हैं उस विषय पर। प्रोफेसर गायतोंडे को सेमिनार्स अटेंड करना भी काफ़ी पसंद था। वो पहले ही 999 सेमिनार अटेंड करके वहाँ लेक्चर दे चुके थे। एक और सेमिनार अटेंड करने वो अपनी कार से मुंबई जा रहे थे। तभी होता ये है कि उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। ख़तरनाक एक्सीडेंट होता है। मेन बात ये है कि जिस समय कार ट्रक से टकराया उस समय गंगाधर पंत जी इम्प्लीमेंट ऑफ कैटास्ट्रोफिक थियरी ऑन थर्ड वार ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे और यही उनके सेमिनार में लेक्चर का विषय था। इसी विषय पर उन्हें सेमिनार में लेक्चर देना था। ये चीज़ें लेसन में आगे आएंगी और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कैटास्ट्रोफिक थियरी क्या है। वो ये है कि कोई घटना जो भूतकाल में हो चुकी है, अगर वो ना हो करके कुछ और हुई होती तो उससे जुड़ी सारी चीज़ें लगभग बदल जाती। जैसा कि आप सब ने रामायण देखा होगा, उसमें एक घटना हुई थी सीता हरण का, तो उससे जुड़ी तमाम घटनाएं जैसे जटायु वध, हनुमान जी का लंका जाना, सुरसा वध, सुषेण वैद्य से मिलना, अशोक वाटिका में सीता से मिलना, हनुमान जी का अशोक वाटिका को उजाड़ना, लंका दहन और अंत में रावण के वंश का अंत, ये सभी घटनाएं हुई थी। तो कल्पना करिए कि यदि भूतकाल में सीता हरण की घटना न हुआ होता तो उससे जुड़ी कोई भी घटना घटित नहीं होती। न तो हनुमान लंका जाते, न जटायु वध होता, न अशोक वाटिका उजड़ती और न लंका दहन होता और न ही रावण के वंश का अंत होता। तो परिस्थितियाँ बिल्कुल बदली हुई होती। ठीक है, तो यही है कैटास्ट्रोफिक थियरी। जिस समय कार ट्रक की दुर्घटना हुई उस समय गंगाधर पंत जी इतिहास में हुए पानीपत के युद्ध में कैटास्ट्रोफिक थियरी और इस थियरी का युद्ध में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर सोच रहे थे। अभी वो सोच ही रहे थे कि एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। तो कोमा में हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी बॉडी तो बिल्कुल हरकत नहीं कर रही है पर उनका ब्रेन एक्टिव है।
उनका ब्रेन हिस्ट्री के उस इवेंट पे पहुंच जाता है जिसे लेकर वो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी को सोच रहे थे, और हिस्ट्री के उस इवेंट को कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के अनुसार देखने लगते हैं। और जब गंगाधर पंत जी ठीक होकर कोमा से बाहर आते हैं तो इन सारी बातों की चर्चा वो अपने मित्र डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे जी से करते हैं, और वे उनकी बातों की व्याख्या डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी गंगाधर पंत जी की बातों की व्याख्या विज्ञान के 2 सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। तो ये है पूरा रेफरेंस इस लेसन का। इतने रेफरेंस के बाद उम्मीद है कि अब आपको लेसन के आगे की स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वहाँ से अपना लेसन। जब गंगाधर पंत गायतोंडी जी कोमा में हैं और ब्रेन उन्हें सेमिनार अटेंड करने के लिए मुंबई ले जा रहा है, यानी वो कोमा में ऐसा होता हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो मुंबई जा रहे हैं। लेकिन अब वो अपने आप को कार में नहीं बल्कि ट्रेन में देख रहे हैं। कौन सी ट्रेन में? जीजामाता एक्सप्रेस, जो डेक्कन क्वीन से भी ज़्यादा स्पीड से पुणे बॉम्बे रास्ते से गुजर रही थी। गंगाधर पंत जी जब बाहर देख रहे थे तो उन्हें बाहर का दृश्य कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें न तो कोई ब्रिटिश टाउन दिख रही थी और न कोई इंडस्ट्रीज़ दिख रही थी जैसा कि आमतौर पर दिखता था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उनका ब्रेन, उनका जो माइंड था वो पैरेलल वर्ल्ड में था, उस पैरेलल वर्ल्ड में जो प्री इंडिपेंडेंस के भारत का था। तो अब वे वेस्टर्न घाट पर आए तो वेस्टर्न घाट तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था। 40 मिनट के बाद वे लोनावाला पहुंच गए और थोड़ी देर के बाद करजट स्टेशन से गाड़ी ने जो स्पीड पकड़ी तो कल्याण पार करके आगे की ओर निकल गई। इधर ट्रेन में बैठे बैठे गायतोंडे मुंबई में अपने काम की योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं ग्रेट लाइब्रेरी जाऊंगा और वहां ये जानने की कोशिश करूंगा कि मुंबई की वर्तमान स्थिति कैसे हुई। मुंबई पुणे मार्ग के सारे ब्रिटिश टाउन और इंडस्ट्रीज़ कहाँ चले गए। उन्होंने सोचा हाँ बिल्कुल ठीक, यही ठीक रहेगा। ये सब बातें इतिहास की किताब से ही पता चल पाएंगी कि ऐसा उलटफेर क्यों हुआ, और जब मैं मुंबई से वापस आऊँगा तो इन सब बातों की चर्चा मैं राजेंद्र देशपांडे से करूँगा, और ये चर्चा निश्चित रूप से इस बात को समझने में मदद करेगा कि ये स्थिति कैसे आई। तभी एक लंबी टनल आई और ट्रेन उसे पार करके सरहद नाम के छोटे से स्टेशन पर पहुंची। वहां टीटी की ड्रेस पहने हुए एक एंग्लो इंडियन ने लोगों का टिकट चेक किया। ट्रेन में सामने बैठे खान साहब ने पूछा, आप पहली बार मुंबई जा रहे हैं क्या? गंगाधर पंत तो पहले से ही मुंबई को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड थे। बोले हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर उनकी बातचीत चलने लगी। उन्होंने खान साहब से पूछा, आप पेशावर कैसे जाएंगे? तो उन्होंने बताया, ये ट्रेन तो विक्टोरिया टर्मिनल तक जाएगी, मैं आज ही सेंट्रल से फ्रंटियर मेल पकड़ लूँगा, तो इस तरह बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर और फिर पेशावर पहुँचूँगा। बहुत ही लंबी यात्रा है, मैं परसों तक पेशावर पहुँचूँगा। तो इस तरह उन लोगों की बात चलती रही। फिर थोड़ी देर के बाद बाहर देखते हुए खान साहब बोले कि ये जो नीले डब्बों पर GBMR यानी ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे देख रहे हो, और उस पर बने छोटे से यूनियन जैक को भी देखो जो हर डिब्बे पर बना हुआ है। ये बताता है कि अब हम ब्रिटिश टेरिटरी में आ गए हैं और वहीं हैं। दादर के बाद गाड़ी धीरे होती हुई विक्टोरिया टर्मिनल पर पहुंचकर रुक गई। अरे वाह, दिल खुश हो गया गायतोंडे जी का रेलवे स्टेशन को देखकर। बिल्कुल साफ सुथरा चमचमा रहा था, और उन्होंने मार्क किया कि रेलवे एम्प्लॉइज़ ज़्यादातर एंग्लो इंडियन थे, कुछ पारसी थे और कुछ
ब्रिटिश ऑफिसर भी थे। लेकिन गंगाधर पंत गायतोंडे जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर आए, सामने उन्हें ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्डिंग को देख करके झटका लगा। वो वहाँ क्या कर रही वो सोचने लगे। साथ ही उन्होंने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी और बड़े ज़ोर शोर से वहाँ पर काम हो रहा था। तो उस बिल्डिंग को देख करके गंगाधर पंत को आश्चर्य होता है कि इंग्लिश तो 1857 के बाद यहाँ से चले गए थे, कम से कम इतिहास की बुक तो यही बताता है। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्डिंग का और यहाँ जो कामकाज चल रहा है, भला इसका क्या काम है ना। अब वो सोचते हैं अब इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा कि भाई मुंबई में अब हो क्या रहा है। इसके बाद जब वे हॉर्नबी रोड से गुजर रहे थे तो जैसा कि उन्हें मालूम था वैसी दुकानें और बिल्डिंग उन्हें दिखाई नहीं दिए और न ही वहाँ हाथकरघा सदन दिखा, बल्कि उन्हें वहाँ बूट्स और वुलवर्थ के डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शराब खाना, लॉयड के ऑफिस और ब्रिटिश बैंक्स की बिल्डिंग दिखाई दे रहे थे। अब तो गंगाधर पंत गायतोंडे को लग रहा था कि वो मुंबई में नहीं बल्कि इंग्लैंड में है। मुंबई का तो नज़ारा ही बिल्कुल बदला हुआ था। अब उन्होंने सोचा कि अब आगे कुछ और अनर्थ हो, इसके पहले मैं यहाँ अपने बेटे से मिलता हूँ और पूरी बात का पता लगाता हूँ। तो अब वो अपने बेटे से मिलने वहाँ से दाईं ओर मुड़े और आगे जाकर फोर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया। लेकिन फोर्स बिल्डिंग भी कुछ उन्हें अलग सी लग रही थी, पहले जैसी नहीं लग रही। वे रिसेप्शन पर गए और रिसेप्शनिस्ट से बोले, क्या मैं विनय गायतोंडे से मिल सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्यों नहीं, वेट फॉर ए मिनट। रिसेप्शनिस्ट ने टेलीफोन लिस्ट देखी, फिर स्टाफ लिस्ट देखी, फिर अपने कंपनी के सभी ब्रांचेस की लिस्ट देखी, पर विनय गायतोंडे नाम उसे कहीं भी नहीं दिखा। तो उसने गंगाधर पंत जी से बोला कि सॉरी सर, मेरी कंपनी में और मेरी कंपनी के किसी भी ब्रांच में विनय गायतोंडे नाम का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। अब मिस्टर गंगाधर गायतोंडे हैरान, भला ऐसे कैसे हो सकता है, विनय तो यहीं काम करता है, फिर उसका नाम यहाँ क्यों नहीं है। यहाँ हम थोड़ा रुककर ये समझ लेते हैं कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्चुअली जिस समय उनका एक्सीडेंट होता है तो आपको याद होगा वो क्या सोच रहे थे, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। जब वो कोमा में गए तो उनके एक्टिव ब्रेन में दो बातें चल रही थीं। एक तो ये कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, पर क्यों जा रहा हूँ ये याद नहीं था। दूसरा ये कि कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में कि क्या हो अगर हिस्ट्री में कोई घटना, कोई इवेंट चेंज हो जाए। इसलिए जब वे हिस्ट्री की मानसिक यात्रा पर थे तो उन्हें सारी चीज़ें बदली हुई दिखाई दे रही थी। 1857 के पहले वाली स्थिति दिख रही थी, इंडिपेंडेंस के पहले वाली स्थिति, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हिस्ट्री खंगालने और फैक्ट का पता लगाने के लिए उन्होंने लाइब्रेरी जाने की सोची, जो टाउन हॉल में था। उन्होंने एक रेस्तरां में खाना खाया और टाउन हॉल की ओर चले। वहां पहुंच करके उनके सांस में सांस आई कि टाउन हॉल बिल्कुल उसी स्थिति में था जैसा वो उसे जानते थे और लाइब्रेरी भी वहीं थी। वहां पहुंचकर वो सीधे स्टडी रूम में गए और इंडियन हिस्ट्री पर खुद की लिखी 5 वॉल्यूम को मंगवाया और उसका अध्ययन करना शुरू किया कि आखिर चेंज हिस्ट्री में हुआ है तो कहाँ हुआ है। अब उन्होंने पूरा पहला वॉल्यूम पूरा पढ़ा, जिसमें अशोक काल तक का पूरा इतिहास था, पर इसमें वो उन्हें कोई भी चेंज नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरा वॉल्यूम उठाया, उसे भी पूरा पढ़ गए। इसमें समुद्रगुप्त के राज तक की हिस्ट्री थी और उसमें भी कोई चेंज नहीं था। फिर उन्होंने तीसरा वॉल्यूम पढ़ा, इसमें मोहम्मद गौरी तक की हिस्ट्री थी, उसमें भी कोई चेंज उन्हें नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने चौथा वॉल्यूम उठाया, जिसमें औरंगजेब के मृत्यु तक का इतिहास था,
पर इसमें भी उन्हें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा। तो इस तरह उनको ये तो समझ में आ गया कि चौथे वॉल्यूम तक का इतिहास बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो जानते थे। साथ ही उन्हें ये भी श्योर हो गया कि जो भी परिवर्तन हुआ है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही हुआ होगा, यानी कि चेंज 5वें वॉल्यूम वाली हिस्ट्री में हुई है। अब उन्होंने 5वें वॉल्यूम को पढ़ना शुरू किया। इस 5वें वॉल्यूम को पढ़ते पढ़ते वो उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चल जाता है कि हिस्ट्री में क्या चेंज हुआ था और कब हुआ था। इस 5वें वॉल्यूम में पानीपत के युद्ध का वर्णन था। गंगाधर पंत को मालूम था कि पानीपत के युद्ध के दौरान मराठा अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं, लेकिन इस 5वें वॉल्यूम में लिखा था कि मराठों ने इस पानीपत के युद्ध को जीत लिया था और सदाशिवराव और उनकी सेना ने अब्दाली को काबुल तक खदेड़ दिया था। गंगाधर बड़ी उत्सुकता से उस वॉल्यूम को पढ़ रहे थे। लेखन शैली बिलाशुबह उनकी खुद की थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो खुद की लिखी बुक पढ़ रहे हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वे उस बुक को पहली बार पढ़ रहे हैं। आगे बुक में लिखा था कि मराठों के इस जीत के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तप्रस्त थी और उसने फिलहाल अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजना को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया था। तो इस तरह ब्रिटिशर्स मुंबई, कोलकाता और मद्रास तक ही सिमट कर रह गए थे। आगे उन्होंने भारत पर कोई कब्जा नहीं कर पाए थे। कई राजनीतिक कारणों से मराठों ने दिल्ली से मुगल साम्राज्य को ख़त्म नहीं होने दिया था, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए बहुत ज़रूरी था। साथ ही मराठा तकनीकी के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ बनाना चाहते थे, क्योंकि वे आगे इस क्षेत्र में क्या महत्व है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स से सहायता लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला। उन्होंने भी मदद की और अपने विशेषज्ञ दिए। तो ये सब चीज़ें कब हो रही हैं, आप एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि गंगाधर पंत गायतोंडे जब पैरेलल वर्ल्ड में हैं तो उनका ब्रेन ये सब चीज़ें पढ़ रहा है लाइब्रेरी में बैठ कर के। ये सब पढ़कर गंगाधर पंत को खुशी हो रही थी कि यह वो देश है जो गोरों की गुलामी करने के लिए विवश नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर होकर आत्मसम्मान के साथ अपने पांव पर खड़ा था। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञ तो दिए, पर बदले में मराठों ने ब्रिटिशर्स को संपूर्ण महाद्वीप में सिर्फ बॉम्बे में एकमात्र चौकी के रूप में व्यापारिक कारणों से रहने की अनुमति दी। 1908 की संधि के अनुसार ये पट्टा 2001 में ख़त्म होना था। और इन्हीं सब के दौरान भारत लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ। भारत में राज्य व्यवस्था का स्थान लोगों द्वारा निर्वाचित लोकतंत्र व्यवस्था ने ले लिया। लेकिन एक चीज़ जो थी वो गंगाधर पंत को अभी भी खटक रही थी कि आखिर मराठों ने पानीपत के युद्ध को जीता तो जीता क्यों, कैसे जीता? क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार तो मराठे इस युद्ध को अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। उन्हें लगा कि इसका उत्तर जानने के लिए उन्हें युद्ध का पूरा वर्णन पढ़ना पड़ेगा, तभी सच्चाई का पता चलेगा। अब उन्होंने कई पत्रिकाओं और बुक्स को पढ़ा। इसी में से एक बुक थी भाऊसा बांची बखर की, जिसमें बताया गया था कि जब मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं लड़ रही थीं, तब विश्वास राय ने अपना घोड़ा लेकर घमासान युद्ध के बीच में पहुंच गए और जब उन पर गोली दागी गई तो ये ईश्वर की कृपा थी कि गोली उनके कान के पास से सनसनाती हुई निकल गई। जरा भी इधर उधर होते तो विश्वास राय की मौत हो जाती। इस वर्णन को पढ़ करके उन्हें मराठों की जीत का कारण स्पष्ट हुआ कि विश्वास राय का नेतृत्व बना रहा, जिसके कारण उनकी सेना का मनोबल बढ़ा रहा और वो जीत गए।
अभी वे ये सब पढ़ ही रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने आकर उन्हें ध्यान दिलाया कि 8 बज चुके हैं और हमें अब लाइब्रेरी बंद करनी है। पढ़ने के दौरान मैं जो नोट्स बना रहा था, जब मैं उन्हें उठाकर चलने लगा तो अनजाने में ही मैंने बखर को भी अपने जेब में रख लिया। और इसका पता मुझे तब चला जब मैंने डिनर के बाद अपने जेब से पैसे निकाले, तब मैंने देखा और मैंने सोचा कि कल आकर के मैं इसे वापस कर दूंगा और संभाल करके इसे रख लिया। खाना वगैरह खाकर गायतोंडे आज़ाद स्टेडियम की ओर चल दिए। सामने ही एक पंडाल लगा था जहाँ कोई सेमिनार चल रहा था। एक वक्ता भाषण दे रहे थे। ढेरों पब्लिक थी जो भाषण सुन रही थी, पर ताज्जुब की बात ये थी कि अध्यक्ष की कुर्सी तो थी पर वो खाली थी। अध्यक्ष की खाली कुर्सी मुझे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित किया। मुझे ऐसा लगा कि कुर्सी सिर्फ मेरे लिए खाली है और मैं जाकर के उस कुर्सी पर बैठ गया। आखिर 999 सेमिनार में मैंने अध्यक्षता की थी, लेकिन मेरी कुर्सी पर बैठते ही सारी पब्लिक चिल्लाने लगी, कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो, मंच से दूर हटो। क्या तुम्हें मालूम नहीं ये कुर्सी केवल प्रतीक मात्र है? यहाँ केवल वक्ता और श्रोता ही हैं, कुर्सी खाली करो। तो उनकी बातों को सुन करके मुझे लगा शायद वहाँ के लोगों को अध्यक्ष की गरिमा की जानकारी नहीं थी। तो उन लोगों को समझाने के लिए मैंने वक्ता से माइक ले लिया और कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या आप जानते हैं कि एक अध्यक्ष के बिना भाषण वैसा ही होगा जैसे शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट डेनमार्क के राजकुमार के बिना होगा। और आगे उन्होंने अपने विषय पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। तो अभी गायतोंडे अपनी बात को मंच पर रखने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी पब्लिक उनके ऊपर टमाटर, अंडे और दूसरी चीज़ों को फेंकना शुरू कर दिया। फिर भी उन्होंने माइक नहीं छोड़ा, तो पब्लिक ने उन्हें धक्के मार करके पंडाल के बाहर कर दिया। तो बच्चों, यही वो पॉइंट था जहाँ गंगाधर पंत गायतोंडे कोमा से बाहर आ जाते हैं। गायतोंडे जब ठीक हो गए तो अपने मित्र राजेंद्र से मिले और मिल करके उन्होंने ये सारी बातें बताई उनको और फिर कहा कि मुझे जितना याद था उतनी बातें मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन पिछले 2 दिन मैं कहाँ था वो मुझे याद नहीं। अब तुम ही बताओ कि ये हो क्या रहा है। तब राजेंद्र ने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि एक्सीडेंट के ठीक पहले या जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय तुम क्या कर रहे थे। तो सोचते हुए गायतोंडे बोले कि एक्सीडेंट के ठीक पहले मैं कैटास्ट्रोफिक थियरी के बारे में सोच रहा था और ये भी सोच रहा था कि अगर ये इतिहास पर लागू होता तो क्या होता। तो बच्चों, अभी आपको कुछ समझ में आया? अपनी अचेतन अवस्था में प्रोफेसर गायतोंडे कैटास्ट्रोफिक थियरी को इतिहास पर लागू होता हुआ देख रहे थे। वास्तविकता में क्या हुआ था कि मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे, पर प्रोफेसर सोच रहे थे कि इतिहास में ये एक घटना, ये हारने वाली घटना ना हो करके कुछ और हुआ होता तो क्या होता। और वही वो देख रहे थे कि अगर मराठे हारने की जगह जीत गए होते तो इन घटनाओं से जुड़ी चीज़ें कैसे बदल गई होती। वही होता जो वो अपनी अचेतन अवस्था में देख रहे हैं। राजेंद्र यही बात गायतोंडे को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम देख रहे थे कि मराठा जीत गए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत पर काबिज नहीं होने दिया। इसलिए जब तुम मुंबई जा रहे थे तो मुंबई पुणे मार्ग पर ना तो तुम्हें ब्रिटिश टाउन दिखें और ना ही इंडस्ट्रीज़ दिखें। अब गायतोंडे जी को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आपका ये कहना है कि कोमा में पड़े पड़े मेरा दिमाग सिर्फ कल्पना कर रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको सबूत देता हूँ कि मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो कोई कल्पना नहीं बल्कि सच है। मेरे पास बाखर की बुक थी जो गलती से मेरे पास आ गई थी और वो बुक आज़ाद स्टेडियम के हंगामे के दौरान कहीं गिर गई थी।
लेकिन उसके बनाए हुए नोट्स के पन्ने मेरे पास थे। उसे ही मैंने अपनी सच्चाई के सबूत के तौर पर उन्हें दिखाया। इन नोट्स को देखकर राजेंद्र जी गंभीर हो गए और फिर कुछ समय के बाद बोले कि प्रोफेसर गायतोंडे, मैं आपको आपके इस अनुभव को दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझाना चाहता हूँ, पर क्या सच है और क्या नहीं इसका निर्णय आप कीजिएगा, क्योंकि इन अनुभवों से आप गुजरे हैं और इन अनुभवों को आपने ही महसूस किया है। तो सबसे पहले हम लेंगे इम्प्लीमेंट ऑफ कैटास्ट्रोफिक थियरी, जो आपके सेमिनार में आपके लेक्चर का विषय था। अब अगर इसे हम पानीपत के युद्ध पर लागू करें तो जहां मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेनाएं आमने सामने थीं, तो ऐसे युद्ध में सेना नायक का नेतृत्व तो बहुत मायने रखता है। रियलिटी में तो ये हुआ कि मराठा की दोनों सेना नायक सदाशिव राय और विश्वास राय हार गए थे, जिससे उनकी सेना का मनोबल टूट गया था और वे युद्ध हार गए थे। लेकिन फिर होता ये है कि जिस समय आपका एक्सीडेंट हुआ, आप इसी टॉपिक पर यानी इम्प्लीमेंट ऑफ कैटास्ट्रोफिक थियरी ऑन थर्ड वार ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे। कोमा में जाने की वजह से आप जिस पैरेलल वर्ल्ड में पहुँचे, वहाँ आपके ब्रेन में व्यवहार के परिवर्तन के कारण इस रियलिटी को छोड़कर दूसरा ऑप्शन चुन लिया कि उनका नायक विश्वास राय बाल बच गया, जिससे उनका मनोबल बढ़ गया और वो जीत गए। पर वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था। और ये जो नोट्स के पन्ने आप दिखा रहे हैं, वो नोट्स हैं जो आपने आज़ाद मैदान में होने वाले सेमिनार में अपने विषय पर बोलने के लिए तैयार किए थे, वहाँ जहाँ से आपको पैरेलल वर्ड से ससम्मान निकाला गया। और फिर वो आगे बोलते हैं कि दूसरी व्याख्या को मैं वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर दूंगा, जो है द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। आप सिर्फ शांति से सुनिएगा। प्रोफेसर गायतोंडे बोले कि हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। राजेंद्र जी ने कहा कि आपको मालूम है कि इस दुनिया में ढेरों एटम्स हैं और इस दुनिया को, इस यूनिवर्स के अलावा ढेरों और दूसरे यूनिवर्स भी हैं इस दुनिया में। तो अगर हम अर्थ को एटम का न्यूक्लियस समझ लें तो हम इंसान सब इलेक्ट्रॉन हुए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर समय में एटम की कौन सी कक्षा में होगा, ये निश्चित नहीं होता है। क्वांटम थ्योरी बताता है कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो रेडिएशन ले करके उच्च कक्षा में पहुंच जाता है, और जब उसकी एनर्जी कम होती है तो वो उसे रेडिएशन के रूप में निकाल करके निम्न ऊर्जा स्तर पर या निचली कक्षा में आ जाता है, अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम इंसान को भी इलेक्ट्रॉन के बतौर ले लें, तो जब उसे सडनली हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मिलती है तो वो अपनी उच्च कक्षा में पहुंच जाता है, यानी कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तो एक्सीडेंट के टक्कर के कारण तुम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे, और 2 दिन के बाद जब तुम्हारे साथ कोमा की स्थिति में आज़ाद स्टेडियम में मारपीट की स्थिति आई, तो तुम अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को त्याग करके वापस वर्तमान दुनिया में आ गए, यानी कि कोमा से बाहर आ गए। तो प्रोफेसर गायतोंडे बोलते हैं कि इसका मतलब मैं किसी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया था और फिर वापस अपनी दुनिया में आ गया हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही। फिर प्रोफेसर गायतोंडे वापस बोले
लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मेरे अंदर इतनी एनर्जी आई तो आई कहाँ से कि मैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड में, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रांजिट कर गया। तब राजेंद्र देशपांडे ने उनसे कहा कि देखो भाई गंगाधर गायतोंडे जी, विज्ञान में ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है, और आपका ये जो प्रश्न है उन्हीं अनसुलझे प्रश्नों में से एक है। जितना मैं जानता था उतना तो मैंने बता दिया, पर तुम्हारी बात का एक समाधान हो सकता है कि जिस समय आपका एक्सीडेंट हुआ, जब आप इम्प्लीमेंट ऑफ कैटेस्ट्रोफिक थियरी ऑन थर्ड वॉर ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे, तभी शायद आपके ब्रेन सेल्स, जिसको न्यूरॉन्स कहा जाता है, उन्होंने ट्रिगर किया हो और आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई हो कि आप ट्रांजिट कर गए हों, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए हों, और जब आपकी एनर्जी ख़त्म हुई तो आप वापस वर्तमान में आ गए। खैर कोई बात नहीं, अब तो आप अपनी वास्तविक दुनिया में, वास्तविक जीवन में वापस आ चुके हैं। तो चलिए मुंबई चलते हैं, जहां आपका सेमिनार हमें अटेंड करना है। वहां जहां सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में आपका 1000वां सेमिनार पूरा होना है। तब प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं, नहीं राजेंद्र भाई, मेरा 1000वां सेमिनार तो आज़ाद स्टेडियम में हो गया, जहां से मुझे उदंडतापूर्वक लेक्चर देने से रोक दिया गया था। नहीं नहीं, यह प्रोफेसर गायतोंडे जो अपना बचाव करता हुआ मंच से गायब हो गया था, अब किसी भी भाषण की अध्यक्षता नहीं करेगा। और फिर आगे उन्होंने बताया कि मैंने पानीपत सेमिनार के आयोजकों को खेद प्रकट करते हुए अपनी असहमति भी भेज दी है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको प्रोफेसर गायतोंडे का ये एडवेंचर? आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।